खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम भाई। चुनाव प्रचार आज बंद हो गया है बड़ौदा में और कुछ न कुछ नया देखने मिला है, उसे बारे में आप बात कराएंगे। अपने साथ में है वीडियो ब्लॉगर महेंद्र सिंह, जिस तरह आप थोड़ी बहुत जानकारी लेवांगे और कुछ न कुछ उनके विचार आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। राम राम जी। राम राम भाई। तो मैं पूछना चाहूँ महेंद्र जी, पहले भी मैंने एक रैली को एक्सपोज किया था मुख्यमंत्री जियों के, और आज फिर सिलेंडर वाली घटना घट गई है, तो आप लोकतंत्र में इस घटना को किस रूप में देखो? तू खुश हो यार, एक्सपोज करके मेरा के छजे तोड़ दिए। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरा का आगे बैठ कर कहाँ भाई बांटने लग रहा, तो हम तो सोच रहे होगे पता नहीं के एक्सपोज कर दिया, कितनी खुफिया जानकारी ले आए भाई। सिलेंडर बटन लग रहे हैं, 20-20 रुपये के नोट कूपन के तौर पर देने लग रहे हैं। 20 रुपये के नोट एजेंसी में जाके दिखाओगे तो सिलेंडर मिल जाओगे। आपने दिखाई और कई मीडिया वालों ने दिखाई, तो आप लोग तो यूँ खुश हो रहे, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिस में बैठ के यूँ कहने लग रहा है कि हाँ बांटने लग रहे हैं। भाई साहब, सवाल ये है कि चुनाव आयोग नाम की एक संस्था होती है, वो कर क्या रही है वो एग्जिस्ट करती है? या फिर चुनाव आयोग के बारे में हम लोग ये मान के चले कि जो योगेश्वर दत्त है वो सिर्फ जेजेपी बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, वो जेजेपी बीजेपी प्लस चुनाव आयोग के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे पहले आपने देखा होगा, तमाम नेताओं से आपने बात की होगी, राजकुमार सैनी है, राम कुमार गौतम है, और भी बहुत सारे नेता हैं, जात के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या जो आदर्श आचार संहिता है वो ये अलाउ करती है, ये इजाज़त देती है लोगों को कि आप जाति पाति के नाम पर, गोद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो गोद के नाम पे वोट मांग सकते हैं? तो क्या ये बात जो कह रहे हो आचार संहिता हो रही है और चुनाव आयोग, तो क्या चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करने की बात आ गई अब? हाँ, व्हाई नॉट। सबसे पहले तो वही कटघरे में खड़ा होता ना। कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग के पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, टेलीविज़न नहीं है? कौन अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को रोकने की? कौन अधिकारी हैं जो इतनी देर तक ये नंगा नाच चलता रहा वहाँ पर? तमाम मीडिया वाले पहुँच गए, मीडिया वालों ने बता दिया कि ये आदमी था, ये घर है, इस घर के अंदर वो घुस गया है, ये ताई बात कर रही है, वो भाई साहब के पास 20 रुपये हैं, इनके पास ये कॉपी है। एजेंसी में लोग पहुँच गए कि इस एजेंसी से सिलेंडर मिल रहे हैं। चुनाव आयोग का कोई आदमी आया वहाँ पर आप लोगों से पूछने के लिए? किसी ने मांगी आप लोगों से फुटेज के हमें दे दो, ये फुटेज हम लोग कार्रवाई करेंगे? तो इसके ऊपर सवाल उठाने की क्या बात है? ये तो हम लोग स्पष्ट तौर पे, मैं तो आरोप लगाता हूं कि हैं भाई साहब मिले हुए, बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं महेंद्र भाई इस बात पे भी थोड़ा सा बैक में चला, तो कुछ न्यायाधीश थे जो रिटायर हुए थे, और रिटायर होने के बाद में एक बयान आया था कि भाई न्याय व्यवस्था आज़ाद नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो उसको आप सीरियस लेवा। फिर अब आगे बात चुनाव आयोग पर, ये सुरक्षित नहीं है। और एक पहले भी बात आई है कि भाई जो प्रशासन है वो भी अपना काम ना करके ना और ही काम लग रहा है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सरकार से ऊपर नहीं है। आप न्यायपालिका से लेके और फिर यहाँ पर चुनाव आयोग तक कितनी बार तो आरोप लगे, हज़ार बार आरोप लगे हैं, खुद न्यायाधीशों ने बाहर आके आरोप लगाए हैं। और चुनाव आयोग के बारे में तो ये तो बहुत छोटा सा एक उसका विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है। जब दिल्ली का चुनाव हो या फिर जो लोकसभा का चुनाव हो या किसी और राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, तब इस तरह के तमाम आरोप लगते हैं। और इस आरोप लगने की एक वजह होती है कि यार तमाम लोग तो देख रहे हैं, सब लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन एक संस्था मौन बनी बैठी हुई है। और जब कार्रवाई करती है तो कार्रवाई क्या करती है? जो 2 दिन तक प्रचार नहीं कर सकते, ये कार्रवाई होती है क्या? आप है ना बस आप है ना 24 घंटे तक कोई बयान नहीं दे सकते, ये कार्रवाई होती है। तो एक बात और मैं महेंद्र भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि सोनीपत में ही एक ताज़ा मामला था कि किसी बिटिया का रेप हो गया था, उसके बाद में मर्डर की बात सामने आई थी। तो सारी पुलिस फोर्स यहाँ होने के बावजूद भी उस मामले को 29 तारीख से 1 तारीख होगी, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करे। एक वो मर्डर का आपने जिक्र किया, रबड़ा गांव में, वहाँ पर भी खूनी संघर्ष हुआ। एक मर्डर हुआ वहाँ पे, रबड़ा में एक मर्डर हुआ। हाँ। एक मर्डर वहाँ पे हुआ और 2 गुटों के बीच में खूनी टकरार थी। ये तब हो रहा है जब इतनी सारी पुलिस फोर्स, इतने सारे सुरक्षा बल यहाँ पे पड़े हुए हैं। तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक यहाँ पर पड़े हुए हैं, रोज एक गाँव से दूसरे गाँव में दौरे कर रहे हैं, हर जगह PCR घूम रही है, नाके लगे हुए हैं। मतलब ये तब हो रहा है। आम दिनों में आप अंदाज़ा लगाइए कि सोनीपत में और पूरे हरियाणा में हाल क्या होगा
आप देखिए ना बल्लभगढ़ में क्या हुआ। और मैं इतने टाइम से जब भी मैं ज़्यादातर जब मैं पत्रकारिता करता था तब भी और अभी भी अगर मैं वीडियो ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूं तब भी मैं बार बार इस मुद्दे पे बात करता हूं कि हरियाणा में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बारे में बात कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जो अपराध वगैरह होते हैं या जो हादसे होते हैं दूसरों के साथ होते हैं, हमारे साथ नहीं होंगे। रोज़ हरियाणा में 3 से 4 हत्याएँ होती हैं, 54 लूट डकैती फिरौती अलग सामान की चोरी, 50 वाहन चोरी, इस तरह की वारदातें होती हैं, 10 अपहरण की घटनाएं होती हैं। लेकिन इतने छोटे से राज्य में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, कहीं कोई जिक्र चर्चा ही नहीं है, ना मीडिया में जिक्र चर्चा होती, ना ये राजनीतिक मुद्दा बनता। कमाल की बात है। और यूपी बिहार में या फिर मतलब दिल्ली में और इससे छोटी भी घटनाएं कोई हो जाती हैं तो उनके ऊपर दिन भर बहस होती है, कई कई दिनों तक बहस होती है। हरियाणा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये अगर इस चुनाव में भी हो रहा है तो ये तो स्पष्ट है, ये सरकार के लिए मुद्दा नहीं रहा है क्योंकि लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। अब लोगों को क्या दुख होता है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि रोज़ 3 से 4 आपके लोगों को मार दिया जाता है, किसी को असर पड़ रहा है क्या इस बात का? चोरी की घटना की अगर बात करता हूँ, वाहन चोरी अगर 50 होते, किसी की बाइक या गाड़ी चोरी होती है, बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन जिसकी चोरी होती है ना भाई साहब, किसी की बाइक, पता नहीं कितने महीने उसकी मेहनत लगी होगी, कितने साल में उसने पैसे रुपए जोड़े होंगे, कोई किस्तों पे लेके आया होगा मेरे जैसा आदमी, उसकी जब चोरी होती है तो भाई साहब वो कई मतलब साल तक उस टोटे से नहीं उभर पाता। तो एक तरफ बेरोजगारी की बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है और रोजगार देने की बात है, तो अगर निजीकरण की बात कहीं सामने आवे तो क्या अपेक्षा करो रोजगार की आप? नहीं, बेच दो सारा सब कुछ, रोज़गार तो बस अब वही बात है कि भूल जाओ। हरियाणा लगभग 1 साल से CMI के आंकड़ों में पूरे देश में टॉप पर चल रहा है बेरोज़गारी के मामले। मतलब यूपी बिहार उनको तो पीछे छोड़ दिया हमने, जहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आके रोज़गार हासिल करते थे, अब हमारे यहाँ पे उनसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। ये स्थिति है बहुत टाइम से, और आज फिर आंकड़े आए हैं CMI के, एक बार फिर हरियाणा ने टॉप किया है। तो इनका रोज़गार का मॉडल देखिए ना कैसे। एक तो सरकारी महकमों में जितनी नौकरियां पहले निकलती थी अब इतनी भी नहीं निकलती जितने रिटायर होते हैं, नई कोई जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम छोड़ो भाड़ में जाओ, इतनी ही तुलना कर लो कि पिछली सरकार से, पिछली सरकारों से तुलना कर लो, ये सरकार उसमें भी मात खाती है। तो महेंद्र भाई, मैं बीच में आपने इसलिए वजह से रोक रहा था कि मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे बड़ौदा उपचुनाव के दौरान, वो कह रहे थे 19 जो JBT टीचर हैं एक ही गाँव से लगा दिए हैं उसने, और नाम भी कुछ लोगों के उसने लिए थे। भाई साहब नहीं करेंगे, इतने झूठे लोग हैं, ये सरेआम सबके सामने, कैमरा के सामने आंखों से आंखें मिला के ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं। उनको पूछने वाला हो कोई 6 साल में एक भर्ती बता दे, एक भर्ती अगर उसने JBT की निकाली हो, 1 लाख एचटेट जो JBT एचटेट हैं वो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ उनके धरने प्रदर्शन होते हैं, चंडीगढ़ से लेके बड़ौदा तक उन लोगों ने हर चौखट के ऊपर अपना माथा पटका है, मुख्यमंत्री से मिले हैं, उनके अधिकारियों से मिले हैं, मंत्रियों विधायकों से मिले हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं, एक भर्ती नहीं की इन्होंने। और अभी भी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास तो सरप्लस है। जबकि जो हरियाणा अध्यापक संघ है वो ये बताता है कि हरियाणा के स्कूलों में 50,000 पद खाली पड़े हुए हैं टीचर्स के, लेकिन ये सरप्लस दिखा रहे हैं। क्यों सरप्लस दिखा रहे हैं? एक तो स्कूल नए खोलने की बजाय बंद कर रहे हैं, आगे भी यही प्लान है। स्कूल आपके प्राइवेट होंगे, हॉस्पिटल्स आपके प्राइवेट होंगे, रोडवेज़ आपकी लगभग प्राइवेट हो गई है, बिजली महकमे को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, अब जो ये था टूरिज़्म डिपार्टमेंट था इसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को तो प्राइवेट किया जा रहा है, भर्तियाँ निकलेंगी कहाँ से? और कमाल की बात यह है कि देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, JBT की एक भी भर्ती नहीं निकाली, फिर भी आप 19 गिनवा रहे हो। इनमें जाहिर तौर पर ये कहेंगे कि जी पिछली सरकार वाली थी, लेकिन ज्वाइनिंग तो हमने दी थी, इसलिए हम लोग अपनी उसमें काउंट करवा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये लोग फंस जाते हैं। वहाँ पर कहाँ पे आके फंसते हैं कि वो सिर्फ 19 दिखा नहीं रहे हैं कि भी हमने दी हैं, साथ में वो ये भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं और लोगों से ले रहे हैं कि इन भर्ती में जो 19 हमने दी हैं, नौकरियाँ दी हैं, इनमें कोई किसी की कोई खर्ची पर्ची नहीं लगी, इसमें किसी को पैसा की लेई देई नहीं हुई है। अगर ये पिछली सरकार की भर्ती थी तो मतलब पिछली सरकार को भी सर्टिफिकेट दे रहे हो कि पिछली सरकार में भी इस तरह से भर्ती होती थी, तो फिर आप में और उनमें जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, जिनको तो मैं तो कम से कम बहुत बार एक्सपोज कर चुका हूं, जो ये झूठा दावा करते हैं कि कोई खर्ची पर्ची नहीं होती है और पारदर्शिता से भर्तियाँ होती हैं, तो आप खुद उस दावे की भी हवा निकाल रहे हो, अपने झूठ में कई जगह से फंस रहे हो। तो एक बार आप राजनीतिक गंदगी का बारे में बात करांगे कि जो पार्टियां
एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं और उसको दोषी करार देती रहती हैं, घोटालेबाज, धोखेबाज, इस तरह के लेते। 2019 का चुनाव की आप बात कराएंगे कि जो पार्टियां आमने सामने एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रही थी, लेकिन बाद में उन्हीं को इकट्ठा देख के न आपको कैसा लग रहा है कि राजनीति क्या है? राजनीति इसको देख के तो मतलब कमाल की बात है कि इन लोगों को, एक तो ना मुझसे तो ये झूठा भी निकाल नहीं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, मैं नहीं करता भाई साहब, सीधी सी बात है, मैं आप स्पष्ट तौर पे विरोधी हैं, ठीक है। दिग्विजय चौटाला सबको याद होगा, अभी भी वायरल हो रहा है ना उनका बयान, 80 लोगों की हत्या कर दी, जो आप लोगों पे गोली चला सकता है वो कौम का भला नहीं हो सकता। उनके पैरों में पड़े थे, पैर छू रहे थे उनके, उन्हीं का आशीर्वाद ले रहे हैं। वो 80 लोग अब जिंदा हो गए क्या? ये दुष्यंत चौटाला थे ना, वो मुझसे किसने वो हत्याकांड किया था, जिस तरह से जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने हत्याकांड किया था, उससे पंचकुला में जो हत्याकांड हुआ था, जो डेरा सच्चा सौदा के दौरान, उस दौरान उसकी तुलना खट्टर के उससे किससे की गई थी? आज उन्हीं खट्टर के लिए, जनरल डायर से, उन्हीं खट्टर के लिए वोट मांग रहे हैं। दिग्विजय चौटाला उनके पैरों में पड़े हुए हैं, दुष्यंत चौटाला उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इतने घोटालों के आरोप लगाते थे, रोज़ कागज़ लेके बैठ जाया करते थे कि जी ये देखो बिजली मीटर ख़रीद में घोटाला हो गया, ये दवाइयों की ख़रीद में घोटाला हो गया। इंटरव्यू में कहा करते थे कि भी ये माइनिंग में घोटाला हो रहा है। इतने सारे घोटाले थे, आपने किया क्या है? हारने के बाद उन घोटालों की जाँच करवाई है क्या? मिल गई खट्टर को सज़ा? आपने उस लिस्ट को और लंबा करने का काम किया है, उसमें अब जोड़ते रहिए। धान खरीद घोटाला, चावल खरीद घोटाला, बाजरा घोटाला, सरसों घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला। इस सरकार के अंदर तो और ज़्यादा लंबी फहरिस्त हो रही है। तो मैं लास्ट में सिर्फ यही बात भाई तक पूछना चाहूँगा कि जो इस तरह के राजनीति कर रहे हैं, तो लास्ट में जनता को किन मुद्दों के ऊपर वोटिंग करनी चाहिए, किन मुद्दों को उठाना चाहिए, और अगर उनको ना कोई पूरा करे तो फिर क्या कुछ करना चाहिए? भाई जनता सोच ले, और ये बहुत बड़ा मौका है, मैं बता रहा हूँ। जनता सोच ले कि भाई साहब वो जो फ्री का सिलेंडर मिल रहा है आज की तारीख में, एक बार मिल जाएगा वो, उसके आधार पे वोट करनी है, या फिर आपकी अगली पीढ़ियों तक को ग़ुलाम करवाने के लिए जो 3 कृषि कानून लगा दिए गए हैं, आपके ऊपर लागू कर दिए गए हैं, उसके ख़िलाफ़ वोट करने हैं। महिलाएं सोच लें कि एक फ्री का सिलेंडर के चक्कर में आपको लगता है कि आपका रसोई का बजट सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप एक फ्री के सिलेंडर के चक्कर में वही 30, 40, 50 रुपये किलो आलू ख़रीदने के लिए तैयार हैं, 80-100 रुपये किलो प्याज टमाटर ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लहसुन भी आपकी उसमें चटनी में नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति आ गई है, क्या एक सिलेंडर के चक्कर में आप इन तमाम महंगाई को भूल सकती हैं? जो तमाम वो लोग हैं, और मैं किसानों की अगर बात करूँ, किसान अपने बारे में सोच ले कि फसल जिस तरह से आपकी आज मंडियों में पिट रही है, आपका बाजरा नहीं ख़रीदा जा रहा है, धान के MSP नहीं मिल रहा है, आपकी कपास नहीं बिक रही है, मक्का का कोई ख़रीदार नहीं है, झूठ बोल के आपसे मक्का लगवा ली गई लेकिन आज को ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो 7-7 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का ऐलान किया गया था वो देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जो फसल बीमा योजना आपकी करवाई गई थी, मुआवजा आपसे बिना पूछे काट लिया जाता है आपके अकाउंट से, मुआवजा देने वाला आपको नहीं मिलता है। क्या आप इन तमाम शिकायतों को भूल जाओगे अगर कोई आपको 1-2 शराब की बोतल दे देगा, एक बार कोई एक सिलेंडर दे देगा, या फिर अलग अलग जो सरकारी स्कीम है, एक उसमें 4-4, 5-5 साल से कोई पैसा नहीं आया है, एक बार आपकी उस कॉपी में, आपकी उस अकाउंट में एक बार 1-2 हज़ार रुपये आ जाएंगे? क्या आप तमाम इन अव्यवस्थाओं को, इन फरेबों को भूल जाएंगे? तो ये जनता को सोचना है, लोगों को सोचना है कि ये जो कानून व्यवस्थाएं हैं, जब इतनी सारी पुलिस फोर्स, इतने सारे नेता मंत्री सब कुछ यहाँ होने के बावजूद यहाँ पर इस तरह के हत्याकांड हो जाते हैं, खूनी संघर्ष हो जाते हैं, जब ये लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे तब क्या स्थिति होगी? आप अगर इनसे बिना डरे, इस चीज़ से डरे बिना इन 2-4 प्रलोभनों के आधार पर वोट दे रहे हैं, तो आपका रखवाला कौन है? धन्यवाद भाई। तो मैं भाई यहाँ तक कहना चाहूँगा कि भाई जो कहने का मकसद है वो किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं है। जनता अपने अधिकारों को समझे, उसी के आधार पर वोट करे। ये ना देखे कि ये मेरी जात का है, ये मेरे उसका है, मेरे उसका है। तो ये बातें भूल के ना, जो धरातल के मुद्दे हैं, जो अपने अधिकार हैं, उन्हीं को जान के समझ के वोट करे, और हर जो भी अत्याचार हो उसके प्रति विरोध करे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।